जय हिंद आप सभी को। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपका 6 नवंबर को एसएससी जेई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये लास्ट 15 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करनी है ताकि आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सको। अभी तक मैं आप लोगों के लिए टास्क बनाता था डेली बेसिस पे और आप उन टास्क को कंप्लीट करते थे। अब ये आखिरी के 18 टास्क हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं, जो कि कल यानी कि 17 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 3 नवंबर तक आपको ये सभी टास्क कंप्लीट करने हैं। ये पूरे 18 टास्क हैं। अगर आप इन सब टास्क को कंप्लीट कर लोगे तो ये मान के चलना कि आपका जो परसेंटेज था सक्सेस का वो दुगना या तीन गुना हो चुका है। अब उन टास्क को देने से पहले हम थोड़ा सा और बातें करेंगे कि अभी आप लोगों के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होंगी एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, और उनसे कैसे आपको लड़ना है, कैसे उनसे आपको उबरना है। तो 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है एसएससी जेई मेंस का, और आरआरबी जेई सीबीटी 1 है आपका 6 दिसंबर को। तो सबसे पहला डाउट, सबसे पहली चीज़, जो भी लोग मेंस देने जा रहे हैं वो आरआरबी जेई की तैयारी अभी बिल्कुल छोड़ दें। आपकी अभी मेंस की तैयारी चाहे बहुत कम हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी आप आरआरबी जेई की तैयारी अभी बिल्कुल छोड़ दें और मेंस की तैयारी करें फुल प्रूफ तरीके से। आपका कट ऑफ से एक नंबर भी ऊपर आया है और आपको लगता है कि शायद मेरे 10-15 नंबर और ज़्यादा आते तो शायद मुझे मिलता, तब जाके मेरा सिलेक्शन होता। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल दो। अभी भी पूरा पूरा आपके पास मौका है। आपका कट ऑफ से 0.01 मार्क्स भी ऊपर आया है, तब भी मेहनत करके आप इसी बार सीपीडब्ल्यूडी निकाल सकते हो। और इसी बार सीपीडब्ल्यूडी निकाल लोगे तो आरआरबी जेई के लिए आपको 1 साल तक भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 15 दिन शिद्दत से, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे आप अपनी डेडिकेट करने के लिए तैयार हो, डिवोट करने के लिए तैयार हो, तो आपको आरआरबी जेई की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अभी जो भी मेंस लिखने जा रहा है वो आरआरबी जेई को बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल दे अगले 15 दिन के लिए। ये एक जनरल एडवाइस है, बाकी आप अपने आप को अच्छे से जानते हो। जो आपका डिसीजन है सोच समझ के लेना, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से और आपका शुभ चिंतक होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, आरआरबी जेई या कोई भी और एग्ज़ाम, उन सबको बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल दो, मेंस की तैयारी करो। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपका अभी एग्ज़ाम है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें तो नहीं हो पाएगा, अगले वाले एग्ज़ाम का देख लेता हूँ। इसी एग्ज़ाम में होगा, तैयारी करोगे तो इसी एग्ज़ाम में होगा, नहीं होना होगा तो किसी एग्ज़ाम में नहीं होगा। तैयारी करोगे तभी होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो अब आपको मेंस की तैयारी करनी है, आरआरबी को छोड़ना है। और जो आरआरबी जेई के स्टूडेंट्स हैं जो मेंस नहीं लिख रहे हैं इस बार का, तो वो क्या करेंगे अगले 15 दिन के लिए 50% टेक्निकल, 50% नॉन टेक्निकल, ऐसे पढ़ाई करेंगे। अब उससे अगले 15 दिन के लिए 30% टेक्निकल, 70% नॉन टेक्निकल, और आखिरी के 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ आप टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पढ़ाई करोगे। अब ये कैसे करना है, इनके मैं टास्क बना के आपको दे दूंगा। फिलहाल के लिए मैं एसएससी जेई मेंस के लिए 18 टास्क दूंगा आपको, जो आपको डेली बेसिस पे कंप्लीट करने हैं। अब अभी आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। मैंने एक पोस्ट मैंने एक पोस्ट की थी यूट्यूब के ऊपर कि आपके जो भी कॉमन डाउट हैं वो आप बताना, मैं इस वीडियो के अंदर उनको इंक्लूड करूँगा, ठीक है। काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग है आपकी, अभी आप लोगों की अभी क्या फीलिंग आ रही है कि अभी उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, मार्क्स कम आ रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही है, सारा टाइम वेस्ट कर दिया अभी तक मैंने दूसरे एग्ज़ाम में, अब तक उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, अगले 15 दिन में क्या होगा। ये 15 दिन बहुत कम है, ये 15 दिन कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो सके। आज से भी तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होगा। अगर आप सोचोगे कि 15 दिन बहुत कम है, अगले साल के लिए मेहनत करते हैं, तो ये 15 दिन आपके कब चले जाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे यार 15 दिन आपके। तो उससे अच्छा यह है कि तैयारी करो, एक लास्ट शॉट दो कि करना है आपको। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये भी समझ में ना आए कि आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो अब सबसे पहली बात, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है, कंसिस्टेंसी से आप कुछ भी पा सकते हो, चाहे वो स्टडी का फील्ड हो, चाहे वो म्यूज़िक फील्ड हो, चाहे वो फिटनेस हो, कुछ भी हो।
कंसिस्टेंसी से चीज़ों को आप पालोगे, कंसिस्टेंसी से पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ेगी और 100% सक्सेस रेट है इसका। हाँ, टाइम लग सकता है लेकिन सक्सेस 100% मिलेगी। अब लेकिन एक दिक्कत इसके साथ ये है कंसिस्टेंसी के साथ कि इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, आपका फेलियर आपको देखने को मिलता है। लगभग टैलेंट है जिसके पास, नहीं है टैलेंट जिसके पास, कोई भी देख लो, हर एवरेज से ऊपर लोग जिन कंसिस्टेंसी नहीं, मतलब कंसिस्टेंसी किसी के पास नहीं होती है, हर कोई फेलियर देखता है। एडवांटेज क्या है? हर किसी के पास कंसिस्टेंसी नहीं है और ये बाय बर्थ नहीं मिलती है। टैलेंट फिर भी बाय बर्थ मिल जाता है, कंसिस्टेंसी आपको अपने मन पे कंट्रोल करके तब लानी होती है। आपको ये चीज़ पता है कि ये हर किसी के पास नहीं है, तो आप बस अपने मन को कंट्रोल करो। कैसे करना है वो एक बाद की बात है, लेकिन आपको इतना पता है कि मन को कंट्रोल करना है, पढ़ना है। अगर मैंने ये कर लिया सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये भी पता है ये हर कोई नहीं कर पाएगा, हर कोई अपने मन को मार नहीं सकता। अगर आप मार लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हर किसी के अंदर कंसिस्टेंसी होती तो 100 में से 100 नंबर आ रहे होते। जो जिसके भी 100 में से 100 नंबर आए उसको भी देखते कि डेट ऑफ बर्थ किसका पहले है, उसका सिलेक्शन होगा, ये चीज़ हो जाती। लेकिन क्योंकि कंसिस्टेंसी इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसकी वजह से आप देखते हो कि मार्क्स पुल तो नहीं आते, लेकिन हाँ इतने आते हैं कि एक बच्चा मेहनत करेगा, लग के मेहनत करेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मन को मारना है बस। जिस टाइम पे आप मोबाइल उठा के बैठो और वीडियोस देख रहे हो तो उस टाइम पे ये बोलना है कि यार ये हर किसी के मन में यही आता है कि मैं वीडियो देख लूँ इस टाइम पे। मैंने अगर जो वीडियो को हटा के मैंने पढ़ाई कर ली तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं हर उस बच्चे से अलग हो जाऊँगा, मैं सक्सेसफुल लोगों की गिनती में आ जाऊँगा। तो बस इतना करना है। अब आगे बढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे करेंगे। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि आप जब रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा ऐसा रिज़ल्ट आएगा, आज मैंने इस हफ्ते मैंने पढ़ाई करी है, मेरे 10 नंबर आ रहे थे, मेरे 50 नंबर आ जाएंगे टेस्ट में। जब आप अपने रिज़ल्ट से एक्सपेक्टेशन रखते हो तब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। आपका रिज़ल्ट से आपकी एक्सपेक्टेशन, आपके सिलेक्शन से आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, आपको टेस्ट में उतने नंबर नहीं मिलते, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, उसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बनाता है। वो आपको बोलता है कि यार मेहनत तो कर रहा हूँ, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता मेहनत कर ली मैंने, मेरे तो मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे और पहले शायद ज़्यादा आते थे अब कम आने लगे। इतना एक छोटे से बच्चे को भी पता है, आप मेहनत करोगे तो मार्क्स उससे कम नहीं होंगे। अगर आपके मार्क्स कम हुए हैं उसके बहुत सारे और रीज़न हो सकते हैं कि जो पहले आपने टेस्ट दिया था क्या पता वो ईजी था, क्या पता उसके अंदर वो क्वेश्चन थे जो आपने पहले किए हुए थे। बाद में जो आपने टेस्ट अटैम्प्ट किया वो उसके अंदर वैसे क्वेश्चन थे जो आपने कभी देखे भी नहीं थे। इनफैक्ट अगर आप मेहनत ना करते उसके बाद वो टेस्ट अटैम्प्ट करते तो जितने नंबर आए हैं उससे भी कम आते। ये सब आपको पता है, लेकिन आप अपने दिमाग से आर्ग्यू भी नहीं कर पाते हो इस बात में। आप ये सोचते रहते हो यार मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मेरे तो मार्क्स और कम हो रहे हैं। ये आप आर्ग्यू भी नहीं कर पाते हो दिमाग से। तो यहाँ पे आर्ग्यू करना है दिमाग से। दिमाग आपको भटकाएगा, मन आपको भटकाएगा, लेकिन आपको स्थिर रहना है। तो एक्सपेक्टेशन अपने रिजल्ट के साथ नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशन रखनी है अपने वर्क के साथ, अपने कर्म के साथ। आपका कर्म क्या है? मैं आपको सिर्फ कुछ कर्म दे रहा हूँ, मैं आपको ये 18 टास्क दे रहा हूँ। आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको बस इतना करना है, ये पहला टास्क जो आपको कल का मिला उसको सुबह से लेकर शाम तक कंप्लीट करना है। बस आपकी लाइफ का एम ये हो जाना चाहिए कि मैंने इसको अगर टास्क को कर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 1 से लेकर 18 तक गिनती लिख लेनी है और टिक लगाना है। पहला टास्क कंप्लीट, दूसरा टास्क कंप्लीट, 18वां टास्क भी कंप्लीट कर लोगे, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। कोई रोक ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन। ये 18 दिन भी इस तरह से जाएंगे, ये जो 15-20 दिन बचे हुए हैं, 15-20 दिन में 5 दिन भी कोई मुश्किल से पड़ेगा ढंग से। हर कोई एंग्जाइटी में ही रह जाएगा कि मेरी तो उतनी तैयारी नहीं है, सेल्फ डाउट में ही रह जाएगा, क्या मेरी इतनी अच्छी तैयारी है, चलो आगे का पढ़ लेते हैं। जिस टाइम पे डाउट आ गया उस टाइम पे सिलेक्शन बाहर निकल गया। डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। आप अपने ऊपर भरोसा करोगे तो पेपर में जो चीज़ आती है वो करके आओगे। भरोसा नहीं रखोगे पेपर में वो चीज़ें भी गलत करके आओगे जो आपको आती है। कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी? प्रैक्टिकल गोल्स बनाने हैं अपने। आपको एक दिन में 100 चीज़ें करने की ट्राई नहीं करनी है। 100 चीज़ की जगह
1/10, 10 चीज़ें भी सोचोगे, 10 छोड़ो, 5 चीज़ें भी अगर जो आपने आज तक सोची होती, अगर आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, 1 साल का गोल ले रहे हो, टाइम 1 साल इतना होता है कि आप पूरे सिलेबस को भी डिवाइड कर दो। इवन यूपीएससी की तो मैं बात नहीं करूंगा, वो तो एक अलग ही सिलेबस होता है सिविल सर्विसेज का, लेकिन और किसी भी एग्जाम के सिलेबस को डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता कि 10-20 टास्क आपको करने पड़े एक दिन में तब जाके उसका सिलेबस कंप्लीट हो। 3-4, मतलब ये समझ लो कि 3-4 घंटे पढ़ के भी हर दिन अच्छे से, तब भी आप पूरे साल में अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ो सिलेक्शन लिया जा सकता है। कंसिस्टेंसी ही नहीं मेंटेन होती। प्रैक्टिकल गोल्स बनाओ, प्रैक्टिकल गोल्स बनाओगे हर दिन के, डेली गोल्स को अचीव करोगे, ठीक है, तो होगा सिलेक्शन, तो बनेगी कंसिस्टेंसी और उसी से होगा सिलेक्शन। और ये आपको सिर्फ अगले 15 दिन करना है। 18 गोल्स हैं तो 15 की जगह कर लो 18। ये आपको 18 गोल्स में जो दूंगा अगले 18 दिन के लिए, ये कंप्लीट करने हैं आपको। अब सिलेक्शन, कंसिस्टेंसी की मैंने बात करी, अब कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा मैं और डिफाइन कर दूं, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना टफ हो गया है, तो ये सिर्फ कंसिस्टेंसी से काम नहीं चलेगा। 3 फैक्टर्स हैं जिनसे काम चलेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं अगले 18 दिन के लिए बात कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी 18 दिन की, 18 दिन तक कंसिस्टेंट रहना है। सिर्फ 18 दिन तक कंसिस्टेंट नहीं रहना है, 18 दिन में हर दिन मिनिमम 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। और सिर्फ 8 घंटे की पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, इफेक्टिव स्टडी करनी है। ये 3 फैक्टर आपने अगर कंप्लीट किए, टिक किए, तो सिलेक्शन आपका होके रहेगा। अगले 15 दिन में आप कायाकल्प कर लोगे, अपनी बिल्कुल पलट दोगे चीज़ों को अगले 15 दिन के अंदर। 18 दिन, हर दिन 8 घंटे, ये मैंने मिनिमम बताया है। अगर आप जॉब में हो तब भी 6 घंटे निकाले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 6 घंटे निकालने में, ठीक है। आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो तो 10 घंटे भी निकाल सकते हो, मैंने 8 घंटे का एवरेज लिया है। अगर आप किसी जॉब में हो, मेडिकल लगाओ, यही आपके पास टाइम है, अगले 15 दिन की छुट्टी लो, सिलेक्शन हो गया तो उस जिस जॉब में आप काम नहीं करना चाहते, उस प्राइवेट जॉब में या फिर जिस भी आप जॉब से आप स्विच करना चाहते हो, वो आपको मौका मिल रहा है। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर मेडिकल लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिज़ाइन दे के आ जाओ, रिज़ाइन देना बहुत बेवकूफ़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन रिज़ाइन नहीं करना चाहिए तुरंत से किसी भी जॉब से, जब तक आपके पास दूसरी चीज़ नहीं आ जाए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप छुट्टी ले सकते हो, मेडिकल लगा सकते हो, यार चीज़ें हो जाती हैं, कोई ऐसे आपको निकालेगा नहीं, ठीक है। तो 8 घंटे की पढ़ाई और इफेक्टिव, अच्छा 18 दिन 8 घंटे, ये तो दिखने में सही लग रहा है कि हाँ इसको मेज़र किया जा सकता है। इफेक्टिव स्टडी होगी, ये कैसे मेज़र करें? इफेक्टिव स्टडी करने के लिए मैं आपको जो टास्क दूंगा, अगर आपने वो टास्क किए तो मतलब आपकी इफेक्टिव स्टडी हो रही है। इफेक्टिव स्टडी में चीज़ें क्या क्या आती हैं? इफेक्टिव चीज़ों में ये भी आता है कि आपने आज क्या पढ़ा, क्या सीखा। इफेक्टिव स्टडी में ये भी आता है कि आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इफेक्टिव स्टडी में ये भी आता है आपने कितना रिवीजन किया, कितने फॉर्मूले याद किए। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही करते रहोगे, सिर्फ ये नहीं है कि आपने सभी चीज़ें जो पढ़ी थी पहले रिवाइज ही करी। हर एक चीज़ को आप लेके चलोगे तब वो इफेक्टिव स्टडी में आएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन पूरा 15 घंटे लगा दिए और एक चैप्टर को कंप्लीट किया, उसके सारे क्वेश्चन कर दिए, ये इफेक्टिव स्टडी में नहीं आएगा। शुरुआती दिनों में आ सकता है, लेकिन अभी जब पेपर के 18 दिन बचे हैं, पेपर के 20 दिन बचे हैं, इस टाइम पे ये इफेक्टिव स्टडी में नहीं आएगा। इफेक्टिव स्टडी में क्या आएगा? ये 18 टास्क मैं आपको दूंगा और ये सभी टास्क मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा पेज। तो क्या होगा इन टास्क में? अब ये टास्क मैंने एक तरह से सैंपल के लिए बनाए हैं कि आप इसको कर सको। अगर आपके पास कोई आप टास्क नहीं बना सकते हो तो मैं आपको ये 18 टास्क बना के दे रहा हूँ। बाकी अगले 15 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, 18 दिन में आप अपने हिसाब से बना सकते हो। कैसे? आपको टेक्निकल बूम रखना ही पड़ेगा हर दिन 2। टेक्निकल बूम क्या होता है? टेक्निकल बूम मैं एक बार फिर से समझा दूं। टेक्निकल बूम एक तरीका है पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने का, उसके मेजर और माइनर दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करने का। तो टेक्निकल बूम में आप क्या करते हो? जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपने ESC PYQ खोला, उसके अंदर आपको चैप्टर्स मिलेंगे 1 2 3 4, ऐसे मान लो आपको 10 चैप्टर्स मिले। अब हर चैप्टर के आपको क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? आपको मैं पहले बताता था कि आपको हर चैप्टर के 5 या 10 क्वेश्चन करने हैं। हर चैप्टर के 5 या 10 क्वेश्चन करने हैं ताकि हर एक चैप्टर का आपको टच मिल सके। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज है क्योंकि 18 दिन बचे हैं। अब आपको एक फैक्टर रखना है यहाँ पे। क्या है? आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन चैप्टर अपॉन फैक्टर, मतलब जो जितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है
आपको उसके उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो सोम के ईएससी के पीवाईक्यू है और इसमें 12 चैप्टर्स है। पहले चैप्टर में 143 क्वेश्चन है, सेकंड में 100 है, थर्ड में 193 है, फोर्थ में 47। क्वेश्चन ज़्यादा मतलब ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे कि ज़्यादा बार पूछे गए हैं इसके क्वेश्चन, तो उसको हम इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, यही ट्रेंड चलता है। तो आपको क्या करना है, आपको कैसे डिसाइड करना है। अब आप सोचोगे कि मैं कुछ कि हाँ इसके मैं सोच लूँ कि इसके इतने क्वेश्चन करने, इसके रैंडम सोचोगे तो रैंडम में चीज़ें जितना दिमाग पे लोड डालोगे उतनी दिक्कत होगी। आपको क्या करना है, सिंपल एक फैक्टर मानना है, या तो 5 का या 10 का। ठीक है, अब ईएस ये क्वेश्चन कर रहे हो अगर आप, तो इसके 5 क्वेश्चन करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं फिलहाल आपको 10 का फैक्टर मान के बता रहा हूँ। पहले चैप्टर में 143 क्वेश्चन बाई 10 करो, कितना आया 14.3। तो मतलब आपको इसके 15 क्वेश्चन करने हैं पहले चैप्टर के। दूसरे को किया 10 क्वेश्चन करने हैं इसके। तीसरे चैप्टर को किया 9.3 मतलब 10 क्वेश्चन करने हैं। चौथे में 47 है मतलब 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। 6.5 आया मतलब 7 क्वेश्चन करने हैं। 8 आया 0.1 मतलब 1 क्वेश्चन करना है। तो एक मत रखना, एक मिनिमम जरूर रख लेना, 2 या 3। ठीक है, तो आपने मिनिमम मान के चल लिया कि मुझे 3 क्वेश्चन करने हैं, बस मिनिमम 3 करूंगा मैं। इसमें बाई 10 किया तो 1 आया तो मतलब 3 क्वेश्चन करोगे। इसके 11 क्वेश्चन करोगे, इसके 15 क्वेश्चन करोगे, इसके 2 की जगह 3 क्वेश्चन करोगे, इसके भी 3 क्वेश्चन। तो आपको ये समझ में आ गया कि सोम के हर चैप्टर के इतने इतने क्वेश्चन करने हैं। टोटल मिला के देखा आपने, ये मिला के देखा, मान लो 100 क्वेश्चन आया ये। तो इस 100 क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, इस 100 क्वेश्चन से आपने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके ज़्यादा क्वेश्चन किए, मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए, उसके जितने भी फॉर्मूले उस चैप्टर में यूज़ होते हैं लगभग आपने देख लिए। कोई चैप्टर ऐसा था जिसके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन भी छोड़ देते, आप ये सोचते कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत कम पूछा जाता है, इसके चैप्टर के क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसका एक भी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता। क्योंकि अगर वो इजी क्वेश्चन आ जाता, वो रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता, तो आपका वो छूट जाता क्वेश्चन, वो 3 नंबर आपके लेके चला जाता। तो आपको इस तरीके से टेक्निकल बूम करना है। टेक्निकल बूम समझ में आ गया। सोम का बोला है तो सोम का, इस तरह से बीएमसी का बोला है तो बीएमसी का। ठीक है, आपको बाई 10 या बाई 5 का फैक्टर रखना पड़ेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये 10 और 5 का फैक्टर, इवन 15 भी, आपकी स्पीड कितनी है। आपको ये नहीं करना है कि पहले ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए। इफेक्टिव स्टडी तभी मानी जाएगी जब हर चैप्टर के आपने उसके हिसाब से ही क्वेश्चन किए हैं जितना वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोड़ना किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ टेक्निकल बूम। आपको हर दिन 2 टेक्निकल बूम तो करने ही है, मतलब हर दिन आपके 2 सब्जेक्ट रिवाइज होंगे, सब्जेक्ट का हर चैप्टर रिवाइज होगा। ठीक है, इसमें आपके 3 घंटे के आसपास, एक टेक्निकल बूम में 3 घंटे के आसपास लग जाते हैं। 3 + 3 6 घंटे आपकी पढ़ाई ये हो गई। ये 6 घंटे की पढ़ाई 15 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। जो बच्चा सिंपल एक चैप्टर पढ़ रहा है थ्योरी, फिर इसके 2-4 क्वेश्चन कर ले, नहीं, क्वेश्चन करने की मशीन आपको बनना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे टेक्निकल पैकेज, आपको 3-4 दिन में एक टेक्निकल पैकेज करना पड़ेगा। टेक्निकल पैकेज क्या होता है, टेक्निकल पैकेज आपको एक एबिलिटी देता है, एक स्किल डेवलप करता है आपके अंदर, कि आपने अभी जैसे सोम के क्वेश्चन किए तो आपका दिमाग में सिर्फ सोम चल रहा है कि हाँ सोम के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। जब आपने दूसरा एनवायरनमेंट के क्वेश्चन किए तो आपको एनवायरनमेंट का पूरा है कि हाँ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। लेकिन रियल एग्जाम में सोम भी आएगा, एनवायरनमेंट भी आएगा, आरसीसी, सर्वे, बीएमसी सब आएगा। तो 2 क्वेश्चन सोम के आए, 4 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आए, फिर एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर का आ गया। कैसे डील करोगे, ये करोगे आप टेक्निकल पैकेज से। ये और पेपर को करने का तरीका पेपर को करके ही आता है। तो आप टेक्निकल पैकेज करोगे। टेक्निकल पैकेज मतलब टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है उसमें जाओगे आप, या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज में जाओगे, पीवाईक्यू ओपन करोगे। पीवाईक्यू कौन सा, वो एसएससी का हो सकता है, वो ईएससी का हो सकता है, वो किसी भी स्टेट एई का हो सकता है जो आपके सिलेबस से मैच करता हो एसएससी के। तो मान लो आपने एसएससी का पीवाईक्यू ओपन किया, उसके अंदर आपने उसको सबमिट कर दिया। आपको मॉक टेस्ट की तरह नहीं देना, आपने उसको पेपर को सबमिट कर दिया। जैसे 2022 का कोई पेपर था, आपने उसको सबमिट कर दिया। अब आपने देखा उसके अंदर 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखा, उसका आंसर निकाला, उसको आपने उसको चेक किया, आपने देखा आंसर सही है, सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, फोर्थ पे आए, ऐसे आपने 100 के 100 क्वेश्चन देखे। जो क्वेश्चन नहीं आता था तुरंत वही देख लिया। जो क्वेश्चन आपने देखा कि यार इसका सी होगा और देखा कि आपने डी है, तो तुरंत चेक कर लिया कि आपसे क्या गलती हुई थी। मॉक टेस्ट करते हो आप जब, तो आप 100 क्वेश्चन तो कर लेते हो। इसके अंदर बस ये होता है कि स्पीड आपकी चेक हो जाती है जब आप टेस्ट देते हो, और जो आपको आता है वो आपने अप्लाई कर लिया।
लेकिन आपकी गलतियाँ क्या है वो एनालाइज करने के बाद पता चलती है। टेक्निकल पैकेज में आपको तभी मौका मिलता है कि जितने आपने क्वेश्चन कर लिए तभी के तभी आपने सॉल्यूशन देखा, आपकी जो गलती थी आपने तभी के तभी करेक्ट की। ये टेक्निकल पैकेज हर 3 दिन में एक बार आपको करना पड़ेगा। इसमें भी लगभग 3 घंटे के आसपास आपको लग जाएंगे अगर आप सही स्पीड से करोगे तो। फुल टेस्ट हर दिन नहीं देना है, और 1 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर के बाद आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है फुल टेस्ट। आप अपनी मर्जी से चल सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 1 नवंबर के बाद मत देना, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद सिर्फ रिवीजन का ही टाइम रखना अपने पास। 1 नवंबर तक जितने टेस्ट दे सकते हो दे दो। हर 3-4 दिन में एक फुल टेस्ट दे देना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हैंडबुक, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला रिवीजन, ये डेली बेसिस पे आपको करने पड़ेंगे। आपके शॉर्ट नोट्स रखे के रखे रह जाते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना के रख लेते हो लेकिन कभी आप उनको पढ़ के नहीं देखते हो। आप उनको पढ़ के देखते हो जब एग्जाम से एक दिन पहले आ जाते हैं या फिर जब ट्रैवल करते करते। ये आपको डेली देखने हैं, हैंडबुक, फॉर्मूला रिवीजन, शॉर्ट नोट्स। और ये भी एक रूटीन बना के कि आज मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा सोम के, अगर पढ़ने हैं तो पढ़ने ही हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं किसी भी दिन रैंडम दिन उठाऊंगा और किसी दिन बीएमसी का पढ़ लिया, किसी दिन सर्वे, नहीं पढ़ पाओगे। जब तक वो डिसाइडेड नहीं होगा तब तक नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी आप अपना स्केड्यूल कस्टमाइज कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स 30 मिनट सोम के, ये पढ़ने की पूरी आदत होनी चाहिए। पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करना है आपको आधे घंटे में। उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो चीज़ आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है वो देखना है बस। हैंडबुक से कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, नहीं है तो हैंडबुक से कर सकते हो, कोई भी हैंडबुक उठा लेना। ये आपका तरीका होगा पढ़ने का अगले 18 दिन। अब मैं आपको स्केड्यूल बता देता हूँ आपको 18 दिन का, ये मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा 10 सिविल बंदा ग्रुप पे। टास्क 1 17 तारीख से स्टार्ट होगा आपका, यानी कि कल से। ये जो रेड में लिखा है ये है टेक्निकल बूम। ये टेक्निकल बूम आपको करना है। सोम स्ट्रक्चर एनालिसिस भी साथ में रख लेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस का सिर्फ वो वाला पार्ट करना है जो एसएससी जेई मेंस के सिलेबस में है, पहला। और दूसरा, जो आपने पीवाईक्यू देखा होगा लास्ट ईयर का, उसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो भी क्वेश्चन हो वो। बाकी मैं देख के आपको बता दूंगा, फिलहाल सोम का तो करना ही है आपको। और एनवायरनमेंट, इन दोनों के टेक्निकल बूम आपको करने हैं। साथ में जो ग्रीन में लिखा है, ग्रीन में लिखा है कि FM HM OCF, इसका जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर आपके पास हैंडबुक है, दोनों से रिवीजन करना है। 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं देना है। तीनों को एक बार नज़र मार लेना। जैसे HM है, पूरी HM नहीं पढ़नी कि भाई टरबाइन कौन सा होता है, कौन कौन से तरह के टरबाइन होते हैं, स्पेसिफिक स्पीड कितनी किसकी होती है। OCF में सिंपल ग्रेजुअल फ्लो, हाइड्रोलिक जंप कब कब कौन सी बनती है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसके अंदर सिर्फ वो चीज़ जो फॉर्मूला है, जो आपको जस्ट फॉर्मूला पूछ लिया, जैसे एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या है, Y2 - Y1 का होल क्यूब 4Y1 Y2। अगर ये सिंपल क्वेश्चन आ गया तो उसमें कुछ थ्योरी नहीं लगनी है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन गलत ना हो जाए, उनसे बचने के लिए। और तीसरा, आज आपको फुल टेस्ट भी अपना पहला अटैम्प्ट करना है और बेंचमार्क बनाना है कि अभी आपको कितनी तैयारी हो रही है। ये 17 तारीख का टास्क है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत लंबा लग रहा है आपको, लेकिन तभी होगा सिलेक्शन। CPWD में कैसे होगा सिलेक्शन, जब इस तरह से मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो इसमें आप 3 घंटे मान के चल लो, इसमें आप 3 घंटे मान के चल लो। फुल टेस्ट 2 घंटे का, 3, 6, 7, 8 और 1 घंटे का रिवीजन। ये 9 घंटे का टास्क है। अगर ये 9 घंटे का टास्क आपने किया एक दिन का, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरी हो गई तैयारी स्टार्ट और मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। एक बार कंप्लीट करके देखना। ठीक है, दूसरा, ये तो फुल टाइम स्टूडेंट है। जो लग रहा है जिस स्टूडेंट को वो जॉब कर रहा है उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो बस ये एक टेक्निकल बूम कम कर देना। जो जॉब में है वो टेक्निकल बूम सिर्फ एक करे, तो 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6, तब भी 6 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जॉब वाले का भी बता दिया मैंने, फुल टाइम स्टूडेंट का भी बता दिया। टास्क 2 RCC ट्रांसपोर्टेशन, दोनों का टेक्निकल बूम, और BMC और स्टील, इनके शॉर्ट नोट्स रिवीजन, आधा घंटा इसका, आधा घंटा इसका। टास्क 3 FM HM OCF, तीनों के टेक्निकल बूम, टेक्निकल पैकेज आपको करना है अब। और उसके बाद सॉइल और इरिगेशन का शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। टेक्निकल पैकेज में कोई भी SSC JE का PYQ उठा लेना, या फिर ESC भी करके देखना। जैसे एक दिन SSC कर लिया, एक दिन ESC कर लिया, एक दिन स्टेट AE कर लिया, इस तरह से ही करना है। ESC का आप 150 क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाओगे, आप 75 कर लेना, क्योंकि 150 में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही BMC स्टील, सर्विस ट्रांसपोर्ट, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा। टेक्निकल बूम, ये है शॉर्ट नोट्स, टेक्निकल बूम, शॉर्ट नोट्स, टेक्निकल पैकेज, टेक्निकल बूम, शॉर्ट नोट्स। ग्रीन में शॉर्ट नोट्स है, ग्रीन में शॉर्ट नोट्स है, रेड में टेक्निकल बूम है, और ये फुल टेस्ट, साथ में इसके फुल टेस्ट देना है। ठीक है, हर 3 दिन, हर 4थे दिन आपको फुल टेस्ट देना है। फुल टेस्ट
देने के बाद, अटैम्प्ट करने के बाद अपने मार्क्स भी अपलोड करने हैं। ठीक है, तो ये आपके टास्क 8, टास्क 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 3 तारीख तक का टास्क है। 4 टास्क करते ही आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि हाँ, ये होती है तैयारी, अब मेरा सिलेक्शन पक्का है। एक लिस्ट बनानी है 1 से लेकर 18 तक की, हर दिन जिस दिन भी टास्क कंप्लीट कर दो टिक कर देना। इस तरह से पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता आपका। ठीक है, ये मेरी तरफ से आप लोगों को टास्क है जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। बस इस तरह से पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कस्टमाइज़ आपको करना है, कुछ इसके अंदर फेरबदल करनी है, आप बिल्कुल फ्री हो करने के लिए। आपकी पढ़ाई है, आपका सिलेक्शन होना है, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जिसको लगता है कि अभी उसको बस सिर्फ पढ़ना है और आपको आंख बंद करके भरोसा करना है, तो बिल्कुल इस टास्क पे भरोसा कर सकते हो। ये आपकी ऐसी तैयारी करा देगा कि सिलेक्शन 100% आपका होगा। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को टास्क है। ये एसएससी जेई मेंस का टास्क है, बचा आरआरबी जेई का टास्क। ठीक है, तो आरआरबी जेई का टास्क भी अभी मैं दे दूंगा आपको। 45 दिन अभी उसके बचे हैं, ज़्यादा ही दिन बचे हैं। तो अभी फिलहाल ऐसा करो, आप 2-3 दिन जो आपने अब तक टास्क किए हैं उन सब का रिवीजन करो। ऐसे ही मैं आपका आरआरबी जेई का भी टास्क ले आऊँगा। तो ये है मेरी तरफ से आप लोगों को आपके टास्क जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। हर दिन कंप्लीट करके आपको अपडेट भी करना है। आपको इसी वीडियो के नीचे आपको अपडेट करना है कि आपने ये टास्क 1, टास्क 2 कंप्लीट किया है। टेलीग्राम पे भी बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि टास्क 1 कंप्लीट, टास्क 2 कंप्लीट। टास्क बहुत अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई भी करता हूँ उनको। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। सो दैट्स इट। ये आपके लिए टास्क है मेरी तरफ से, इनको कंप्लीट करो और ले लो अपना सिलेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।